उससे शर्ट उतार दी और अब मुस्कान की नज़रों के सामने उसका बेदाग चौड़ा वसी सीना था। तुम जानते हो बहुत गलत कर रहे हो। वो फ़ोन कर दी, अब भी खुद को खून खराबे से पास रख रही थी। बुरहान ने शर्ट फेंकी और कदम उसकी जानिब बढ़ाए। मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उसके सरापर नज़रों में उतारते हुए मजीद कदम उठाने लगा कि उसके कदम खुद बहुत पीछे उठे। तुम भूल गए हो एसपी, तुमने कहा था कि तुम्हें सिर्फ एक माह के लिए निकाह करना है। ना तुम मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करोगे, ना मैं तुम्हारी। फिर ये क्या घटिया हरकत है। वो पीछे होती दीवार से लगी और सांस जैसे लेना भूल गई जब वो बिल्कुल उसके सामने आकर रुका और अतराफ में दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए। मुस्कान की घन का मुंह सीधा उसके सीने पर रुका और वो सुर्ख आंखों से उसकी रोशन चमकती आंखों में देखने लगी। उसे हो क्या क्या है। वो इतना उस आदमी के सुनने के बाद क्यों उस पर हाथ नहीं उठा पा रही थी, या उसे नुकसान क्यों नहीं दे रही थी। हालांकि उस शख्स से उसके अंदर तोड़फोड़ मचा दी थी। कहाँ जा रही थी। उसके लहजे में नरमी पाते उसकी उंगलियां कन पर लरस उठी और जरा सी छूट पाते कन फिसल कर नीचे गिरी। बुरहान नीचे पड़ी कन पर तमस्सुर भरी नजर डालता, अब उसके सुख चेहरे की तरफ सवालिया देखा। तुमसे मतलब। वो हुर्राई। बस अब यही तो कर सकती थी, जबकि उसकी गुर्बत उसके आवाज से जोड़ कर रख गई थी। दिल जैसे पस्सियां तोड़कर बाहर आ रहा था। मैं सोच रहा था कुछ ऐसा अमल अंजाम दूं जिससे तुम सुबह तक शर्माती हो। उसके बड़े बड़े शंकराफी लबों को देखता वो खोया हुआ, लहजे का भारीपन और गंभीरता काफी कुछ जज्बात की अक्कासी कर रही थी। पर उसके बरक्स मुस्कान झुलस उठी। मतलब अपनी फैमिली पर सुबह इजहार करना चाहता था, अपनी खुशहाली। मैं भी सोच रही थी ऐसा अमल अंजाम दूं जिससे मेरा शोहर भी सुबह तक सुरख रहे। दांत पीस कर कहते वो अपनी बिगड़ी तबीयत संभाल चुकी थी और हाथ आजाद होने की सूरत में घुमाकर मुक्का बुरहान के मुंह पर मारा। वो सटपटा कर उससे दूर हुआ। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझ पर एसपी। उससे कहते बुरहान को मुक्के से बड़े सदमे से भी नहीं निकलने दिया। एक पाँव जमीन पर टिकाते दूसरा फिजा में बुलंद करते बुरहान की गाल पर पाँव का अगला हिस्सा मारा और वो ऊंधे मुंह सोफे पर गिरा और मुस्कुराहट लबों में दबाई। अलबत्ता दिमाग हिल कर रह गया था। मुझे सुर्ख करेगा, मैं तुम्हारी हंसी भी मिट्टी में मिलाकर सुर्ख कर दूंगी, लोफर घटिया इंसान। वो हुर्राती उस पर झपटी कि बर वक्त अपना बचाव करते बुरहान उसका वार नाकाम कर गया। मुस्कान बिभर कर चीखी और गन उठाने के लिए बढ़ी कि बुरहान की आंखें फैल गईं। अपना बचाव करते उससे एकदम मुस्कान को पीछे से हजार में लेकर जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, आज मैंने तुम्हारी लाश न उठाई। बाकी के लफ्ज घूमते दिमाग के साथ बुरहान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दबा दिए। बेड पर आंखें फैलाए उन्हें तकती फेरी वक्तन फक्तन रूम की बिगड़ी हालत पर भी नजर डाल रही थी। अब सूरत हाल यूं थी कि वो दोनों बिखरे रूम में पीछू पीछ खड़े थे। बुरहान उसके पीछे खड़ा, एक हाथ से उसके दोनों हाथ जकड़े, दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखे बेड पर बैठी फरी को देख रहा था। तो मुस्कान भी मजम्मत छोड़कर उससे ही देखने लगी। आप दोनों झगड़ रहे थे। खौफ से कपकपाती आवाज में कहती वो गला फाड़ कर रोने लगी। नहीं फेरी। बुरहान की जान पे बनाई। वो मुस्कान को अपने शिकंजे से आजाद करता उसकी तरफ लपका कि उस तक पहुंचने से पहले ही मुस्कान ने उसे बड़े कदमों के आगे अपनी टांग की। अगले ही पल वो धड़ाम से कराकर मुंह के बल कालीन पर गिरा। मेरी बेटी। मुस्कान नीचे बड़े बुरहान की पीठ पर लात रखकर बेड पर चढ़ती उसे अपने आगोश में भर गई। "म- मामा, दोस्त। रोते हुए फेरी अपने दोस्त की दुर्गत पर मचल उठी। मेरी जान, बाहर में भेजो उसे। आ जाओ अपनी मामा के पास, बस रोते नहीं। उससे कहते छोटी सी रोती हुई मुस्कान को खुद में समेट लिया। नीचे पड़ा बुरहान दांत कचकचा कर उठा। दूर रहो फेरी, ये तुम्हारे डैड से झगड़ा कर रही थी। अपना नाक सहलाते हुए मुस्कान को खूंखार नजरों से घूरता फेरी उससे छीन गया। मेरी बला से, जाओ बाहर में, मैं जा रही हूँ। वो कहती बेड से उतरी। बुरहान अपनी माँ बाप और शादी की पहली रात दुल्हन का यूं बाहर जाने का सोचते फेरी को बेड पर डालकर उसके बाजू को जकड़ कर खींचा। वो लहराती उसके सीने का हिस्सा बन गई। क्या बकवास कर रही हो, होश में हो। अगर अभी तुम घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा। वो होश में आकर उससे खींचता बेड पर फेंकते वापस जाकर दरवाजा लॉक किया और कीस अपनी जेब में डालकर गहरा सांस भरा। फेरी एक बार फिर खामोशी से उन दोनों को देखने लगी। तुम होते कौन हो मुझे इस तरह रोकने वाले। वो हुर्रा कर उस पर झपटी। बुरहान ने बर वक्त उसके दोनों कलाइयां जकड़ी और अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके हाथ पीछे बांध दिए। बेटा, जल्दी अपना दुपट्टा दो। उसे बाहों में भरकर बेड पर डाला और अब उसकी दोनों टांगे जकड़कर फेरी को हवास फाकता देखते
खुद ही बेड से उसका दुपट्टा लिया और मुस्कान की टांगें भी बांध ली। हाँ, अब ठीक है। गहरा सांस भरते उससे हाथ झाड़े और वो इंतहाई खतरनाक होती बेड पर भड़कते अलग के पल चीखती कि उसकी गाली मुकम्मल होने से पहले बुरहान ने हाथ उसके मुंह पर रख दिया। डैड, ये क्या कर रहे हैं? मामा को खोले। हरासा से फेरी डरते हुए मुस्कान को देखती बोली। नहीं बेटा, अगर खोल दिया तो आपकी खतरनाक मामा जाकर बाहर झगड़ा करेंगी और हमें छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए इनका ऐसे सोना लाजमी है। आप ऐसा करें, वो पास टेबल की दराज से टेप निकाल कर दें। शाबाश। एक हाथ भड़कती मुस्कान के मुंह पर रखे, दूसरे से फेरी की गाल थपथपाई। वो आंखों से बोझल आगे मसलती सर हिला गई। अपनी मामा की भागने की कोशिश वो देख चुकी थी, इससे वो दूसरी बार अपनी माँ नहीं खोना चाहती थी। डैड जो कर रहे हैं यही बेहतर है, कम से कम मामा हमारे साथ तो सोएंगी। वो मुड़कर दराज से टेप ढूंढने लगी। बुरहान ने सुर से मुस्कान को देखा, जिससे उसके हाथ पर अपने दांत जोर से काट दिए थे। उससे एक नजर फेरी की पूंछ पर डाली और फिर एकदम झुककर मुस्कान की छोटी सी नाक पर जोर से दांत काढ़े। वो सिसक गई। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, वरना अपनी गन की सारी बुलेट्स उसके सीने में उतार देती। काश ये काम वो पहले कर देती, उसकी गुर्बत पर कम जोर न पड़ती। पर अब तो काश ही रह गया। बल्कि इस इंसान ने उसके मुंह पर फेरी का दिया हुआ टेप लगा दिया। फेरी उसे अफसोस करती नजरों से देख रही थी और बुरहान उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या ख्याल है, ऐसे ही सो जाओगे या चेंज करवा दूं? अपनी बेटी का ख्याल करते वो मायने के नजरों से देखता इंग्लिश भी पूछने लगा। मुस्कान का तन बदन सुलग उठा। वो चाहती तो भी लड़ सकती थी, पर वो अपनी बच्ची का ख्याल करके खामोश हथियार डाले पड़ी थी। पर उसका मतलब ये नहीं था कि वो उसकी बेहुदा ऑफर कबूल करती। उससे ऐसी नजरों से देखा कि बुरहान कंधे उचका गया और फ्रेश होने जाने से पहले बोल गया। फेरी, आपकी मामा भागने की भरपूर कोशिश करेंगी और आपको खोलने का कहेंगी। अगर आप उन्हें खोलना चाहती हैं तो खोल दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही सोने दे। मैं बात लेकर आता हूँ। मुस्कान तिलमिला उठी और बेबसी से अपने पास बैठी फेरी को देखा, जो नफी करती उसके गाल पर किस करने के साथ उसके गिर्द मासूम हंसा डालकर सीने पर सरकती आंखें मूंद गई। वो मजम्मत तर्क करती, उसके एहसास को महसूस करती आंखें मूंद गई। बात लेकर बुरहान बाहर निकला और उनके साथ बेड पर लेटा, पर मुस्कान ने आंखें नहीं खोली। वो देखना नहीं चाहती थी उस मनहूसियत का चेहरा। कुछ ही देर बाद वो उससे फेरी को लेकर अपने आगोश में सुलाकर खुद आंखें मूंद गया। मुस्कान की इस बेहिसी बेरहमी पर आंखें भीग गईं। वो कैसे इस रात गुजारे, सोचते ही उससे पाँव उठाकर बुरहान के पाँव पर मारे। वो जो नींद की वादियों में उतर रहा था, सटपटा कर आंखें खोलते वो अपने पाँव को देखने लगा, फिर मुस्कान को। दिल तो नहीं कर रहा, पर याद रखना, अगर बाहर जाने की कोशिश की तो इंतहा से ज़्यादा बुरा हूँ करूँगा, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना। सोई हुई फेरी का सर तकिए पर रखते वो उठकर उसके पास आया और कुछ देर उसके सरापे को देखते खींचकर मुंह से टेप उतारा। मुस्कान की सिसकी निकल गई। वो झुककर आहिस्ता से उसके पीछे नाजुक कमर के हाथ ले गया और उसे झटके से ऊपर किया। अगर तुम ये सोचते हो मैं तुम्हारी इन घटिया हरकतों और गुर्बत पर बहक कर बाहों में आ जाऊंगी, तो निहायत ही भोंगी सोच है तुम्हारी। वहाँ शूरत की बेटी जरूर हूँ, पर याद रखना, तरबियत उस इंसान ने की है जिसने न कभी खुद औरत को बुरी नज़र से देखा है, ना ही हमें नफ्स का गुलाम बनाया, बल्कि नफ्स हमारी गुलाम जरूर बन गई है। वो हंसी उसकी आंखों में देखती लफ्ज चबा चबा कर उसके कानों में उतारने लगी। बुरहान का चेहरा सुर्ख पड़ गया। बात यह नहीं मिसेस, बात यह है कि इंसानों को मारते मारते तुम लोग एहसास नामी जज्बे से आरी हो गए हो, दरिंदे हैवान सिफ्त बन गए हो। हाथ खोलकर उसे वहीं पटके वो सर लहजे में बोला और एक नफरत भरी नजर उसके मुस्कुराते चेहरे पर डालकर वहां से अपनी जगह पर आया और आंखें मूंद ली। मुस्कान हुंक करती जैकेट उतार कर फेंकती करवट बदल गई। वो आसिया बेगम का नाश्ता ट्रे में लेकर उनके रूम की तरफ जा रही थी कि सामने ही वो लॉन्च में दाखिल हुआ। रात से बाहर थे। उसकी बिगड़ी हालत और आंखों में सुख डोरे देखती चुपते लहजे में पूछने लगी। अपनी धुन में ज्यादा दांत उस आवाज पर ठटक कर रुका और फिर मुस्कुरा दिया। तुम्हारी दूरी ने ऐसी वहशत फैलाई है कि हमें भागने पर मजबूर कर दिया। वो उसके मुकाबले आता दिलकशी से खोया हुआ। नूरुलैन के चेहरे के हदो हाल में सुर्खियां खुल गईं, जो दांत को महफूज कर गईं। कहाँ जाने की तैयारी है? खुद को संभालते हुए उससे लॉन के मरून सूट में देखते पूछने लगा। हाँ, घर जाना है, बी से मिलने वो आई है ना। वो कहकर गहरा सांस भरती वहां से जाने को बढ़ी। सही, मैं फ्रेश होकर आऊं, तब तक इंतजार करो, ऑफिस जाते तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो कहकर इनकार की गुंजाइश बगैर छोड़े आगे बढ़ा और सर झटक कर जाने लगी।
कमाल साहब सुबह सवेरे चले गए थे बगैर नाश्ता किए ऑफिस, और आसिया बेगम रूम में थी, जिन्हें बहुत मिनटों से नूर ने चलने वालों के लिए आमादा किया था। मुस्कान अभी सो रही थी और बुरहान वर्दी में स्कूल के लिए रेडी फेरी की उंगली थामे सीढ़ियाँ उतर रहा था। अस्सलाम वालेकुम चाचू, दाद को देखती वो खुशी से बोली। वालेकुम सलाम चाचू की जान, तबीयत कैसी है? उसके गाल छूकर वो मोहब्बत से बोला और बगैर बुरहान को देखे आगे बढ़ा। जब गुस्सैली बुरहान की आवाज़ गूंजी, तुम्हारे क्यों नक्श बिगड़े हुए हैं दाऊद? दाद तलखी से मुस्कुराया। भाई, जब किसी की बेटी ब्याह कर लाते हैं उसे अपनी इज्जत बनाते हैं, तो वो भी आपकी इज्जत थी। उसका माजी कुछ भी था, पर आपको उसकी ज़ात को यूं नहीं बखेरना चाहिए था, क्योंकि आपने उसका नहीं अपनी इज्जत का जनाजा निकाला था, जो मुझे बहुत नागवार गुजरा। माजरत, पर मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप भी एक बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। वो कहकर रुका नहीं चला गया। बुरहान ने काफ़ी गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा। चाचू आपसे नाराज़ हैं दोस्त? फेरी उसके साथ डाइनिंग टेबल पर आते मुतफक्किर होकर बोली। नहीं बेटा। मुस्कुराकर जवाब देते वो उससे नाश्ता करवाता, खुद भी करते एक नज़र अपने बेडरूम के बंद दरवाजे को देखकर उसे साथ लेकर चला गया। मुलाजमीन से किचन की सफाई करवा कर नूरुलैन मुस्कान को जगाने के लिए आई और उसे सोया पाकर गहरा सांस लेती, उस पर ब्लैंकेट दुरुस्त करती वहाँ से निकल गई। उसके जाने के बाद मुस्कान मुस्कुरा दी। सुबह खुलते ही आलम ने सबसे पहले अपने हजार में से नूरुलैन का टेम्परेचर चेक किया, जो नॉर्मल था, और फिर उंगली से उसकी नाक चेक की, जो थोड़ी गीली थी पर नॉर्मल थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता उसे खुद में समेट गया। 2 दिन हुए थे वो अपनी सिम्मी के पास नहीं गया था। आज एक काम निपटा कर वो वहीं जाने का सोच रहा था, पर पहले आरिफ आ जाए ताकि उसकी विच मुतमईन रहे किसी की मौजूदगी पाकर। उसे तकिए पर डालकर वो उसके नाजुक रुई से रुखसार पर किस करता ब्लैंकेट दुरुस्त किया। फ्रेश होकर वो नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगा था कि उतने में ओपन किचन में खड़ा सीढ़ियों पर मध्यम कदमों की आवाज़ पर पलटा। तुम फ्रेश होकर नहीं आ रही हैं? उसकी कमर पर स्याह बिखरे बाल नाइट सूट में मलफूज जमाए लेते सीढ़ियाँ उतर रही थी। जब आलम ने उसका जायजा लेकर जताया, वो चसवस सी होकर रह गई, पर फिर इग्नोर करती उसकी आवाज़ किचन से आने पर वहीं अपना रुख करती आने लगी। आलम नासमझी से उसकी बंद आंखें देखता सामने खड़ा हुआ। जब वो उसकी मखसूस कलौन की खुशबू पास पाकर रुकी और अगले ही लम्हे उसके सीने पर सर टिकाकर उससे गेट बाहें फैला गई। आप इतनी जल्दी उठ गए? वो मुसलसल जमाइयाँ ले रही थी। आलम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर साथ लगाकर किचन में आ गया। फ्रेश होकर नीचे आती, मैंने ड्रेस हैंग कर दिया था। सर पर बोसा देते वो नल खोलकर उसके फेस वॉश करवाने लगा। वो पानी पीकर आसीनों से चेहरा साफ करती मुस्कुराई। हो जाऊंगी, आप क्या बना रहे हैं? उसकी बात बदलने पर आलम गहरा सांस भरता उसके बालों में चोटी के बल डाले। नाश्ता। मुझे भी भूख लगी है, बहुत जल्दी करें ना। उसे कहने की देर थी, तब आलम ने स्लाइस फ्रिज से निकाल कर उस पर बटर लगाया और उसके हाथ में थमाए, साथ ही जूस का ग्लास ही बना कर दिया। वो काउंटर पर बैठी मज़े से खा रही थी और आलम उसे मोहब्बत से देखकर नाश्ता बना रहा था। वो रुलैन की नाश्ता करने के बाद वो उसे लेकर रूम में आया। ब्लू लॉन्ग शर्ट पर ब्लैक ट्राउज़र और लंबे बालों की पोनी शौक से बनाई, शानों पर ब्लू दुपट्टा फैलाए वो आलम के साथ नीचे आई। तब किचन में मौजूद आरिफ नाश्ता कर रहा था। 3 दिन से कराची में भटक रहा है, पागलों के भेस में। अलिफ को रात रुखसती के वक्त अपनी गाड़ी के पीछे नजर आया था, यहाँ से निकलते वक्त। मोबाइल में चलती वीडियो रिकॉर्डिंग किचन में दाखिल होते आलम के हवाले करके उससे कॉफ़ी का सिप लिया। उसे सरसरी सा देखा, जहाँ फ़कीरों के भेस में वो आदमी दीवारों को चेक कर रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे अंधा हो। मैं काम से जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। छींक वगैरह आए तो फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करना, और खाने का खास ख्याल रखना, कुछ भी इसकी फरमाइश पर उल्टा सीधा नहीं देना, माइंड इट। नाश्ते के बाद उसे हिदायत देता वहाँ से निकला। पोर्च से गाड़ी के जाने की आवाज़ सुनकर होश हुई। अरे भाई, मुझे जल्दी से मेरा बेबी और मिस्सी की अलमारी से बेबी के कपड़े ला दे। उसकी खुशी से चहकती आवाज़ पर आरिफ ने मोबाइल से नजरें उठाई। शुक्र भाई की जान, याद दिला दिया। मैंने उसे खाना नहीं दिया। मोबाइल फ़ौरन जेब में रखते वो पपी का खाना लेकर रूम में भागा, जहाँ वो मुस्कान के बेड पर सोया हुआ था। आरिफ को देखकर हंसी आ गई। उसे तस्वीर बनाकर मुस्कान को व्हाट्सएप की और उसे होश में लाता खाना खिलाकर बाहर लाया, जहाँ वो बेसब्री से अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। पपी के पास आते ही वो खिल उठी। मज़ीद तब खिलखिलाई जब आरिफ ने उसके पपी को कपड़े पहना कर दिए। आरिफ, मेसी कब आएगी अब? कुछ देर के बाद वो यासियत से गोया हुई। तुम मायूस ना हो, जल्द आएगी। तुम ये सॉन्ग सुनो।
मोबाइल पर एक सॉन्ग लगाकर उसे देते वो किचन में बर्तन वॉश करने लगा। मोबाइल पास आते ही वो खुश हो गई। आरिफ उससे कई दफ़ा आलम की मोबाइल पर उंगलियां मारते सॉन्ग सुनते देख चुका था। तभी अब उसे फ़नी सॉन्ग लगा कर दिए थे, जिस पर अब किचन में खड़ा आरिफ भी पपी की भाव और उसकी खिलखिलाहटें सुन रहा था। फ्रेश होकर बेड पर गिरते उससे अभी नींद की वादियों में कदम रखा था कि नूर का ख्याल आते ही धमाका सा हुआ। उसे अपने घर जाना था और मुझे ऑफिस। गॉड। सोचकर वो उछल कर सीधा हुआ और जल्दी से शूज़ पहनकर कोट उठाते वहां से निकला। नूरुलैन कहाँ है? अपनी माँ को सोया पाकर वो किचन में आता शेरहान से पूछने लगा। दाद बेटा, वो अपने घर के लिए निकल गई है। शेरहान के जवाब पर उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हें नाश्ता दूं? शेरहान उसे खामोश देखकर पूछा। कितनी देर हुई है गए? बेचैन होते उसने वक्त देखा। 11 बज रहे थे सुबह के। अभी कुछ देर हुई है। उसकी आधी बात सुनकर दाद ने तेजी से कोट पहनते बाहर को दौड़ लगाई। शेरहान उसे भागते देखकर खामोश रह गया और अब सिर्फ घर की नई बहू के इंतजार में था कि वो आए और नाश्ता कर ले, ताकि वो दूसरे काम देख सके। मुलाजमिन ने मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती अपने साहब की बीवी देखने के लिए बेचैन थी। वो तेज ड्राइविंग करता आसपास सीखता उसे ढूंढ रहा था। हालत ऐसी थी कि उसे किसी ने भी देख लिया तो पागल हो जाएगा। मसलसल ब्यूटी के लाइल्मी से किंग पागल हो रहा था। ऐसे में अगर वो उसके कुत्तों की नज़र में आ गई तो ये सोच ही दाद की आवाज़ से छोड़कर रख गई। हेलो। हेलो नूर, कहाँ? तुम्हें मैंने कहा था ना इंतजार करना। बताओ मुझे कहाँ हो? मसलसल कॉल्स के बाद दूसरी तरफ अटेंड करने पर वो घुरा उठा। क्या हुआ दाद, मैं घर जा रही हूँ।" वो मोबाइल को देखती उसी घुर्राहट पर डर कर बोली, जब अचानक ही किसी ने बाजू को जकड़ा। आह! बुलंद चीख उसके हलक से बरामद हुई और मोबाइल छूटकर नीचे गिरा। क्या पागलपन है नूरुलैन? झपट कर मोबाइल नीचे से उठाते उसे संभलने हवास बहाल करने का मौका दिए बगैर खींचकर गाड़ी के समेत बढ़ा कि अचानक वो कुछ झटका। उसने नूर को डोर खोलकर अंदर किया और तिरछी नजरों से बाईं तरफ देखा, जहां वही फकीर एक घर का दरवाजा खटखटा रहा था भीख के लिए। दान ने लब भींचकर नजरें फेर ली। अगर यहाँ है तो मतलब बहुत कुछ जान गया है। कनपटी मसलते उससे सोचा और गाड़ी स्टार्ट की। तुम्हें अंदाजा है दाद कि तुम किस कदर जाहिलाना रवैया मुझसे इख्तियार कर चुके हो? इसका जवाब दोगे क्यों? कोट के कॉलर से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करती वो झटक कर बोली। तुम खामोश रह सकती हो नूर? उससे सर लहजे में कहा। वो धड़क गई। दाद ने गाड़ी आगे बढ़ाई। अगर वापस घर की तरफ लेता तो ज़रूर उसे शक हो जाता। तभी नॉर्मल रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। वो फकीर अब भीख मांग रहा था, पर दाद जानता था उसकी तमाम तर हिस्से उनकी तरफ हैं। अगर वो बर वक्त नूर के पास ना पहुंचता तो। इस सोच पर ही वो झुरझुरी उठा। हम कहाँ जा रहे हैं? ये घर का तो रास्ता नहीं। झुंझला कर नूर गुस्से से बोली, पर वो परवाह किए बगैर अपनी सोचों में था। बैक व्यू मिरर में पीछे देखते गाड़ी एक गली में दाखिल की। नूरुलैन हैरत से बेयकीनी से उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। दाद गाड़ी गली में रोकता खुद बाहर निकला और नूर के बाहर निकलने से पहले गाड़ी लॉक कर दी। ये क्या कर रहे हो दाद? तुम बताना पसंद करोगे? और ये गाड़ी क्यों लॉक की है? नूर गाड़ी लॉक देखकर गुस्से से चीख उठी, पर वो उस पर ध्यान दिए बगैर अपने पहुंच से पेंट ऊपर करते उसकी टांग से लगी पिस्टल निकाली और लोड की। नूर गुस्से से अब सामने देख रही थी और दांत पीछे दीवार की आड़ में उसकी नजरों से ओझल था। दोनों तरफ गली में देखने से वो कोई नहीं था, सिर्फ इक्का दुक्का बच्चे खेल रहे थे। पर दांत की हिस्सें उसे अलर्ट कर रही थी कि कोई है जिसकी गहरी नजरें उन पर हैं। उससे कुछ सोचते एकदम सर ऊपर उठाया कि जो वजूद उन पर गहरी नजरें टिकाए बैठा था, पर वक्त पीछे कलाबाजी मारकर भागा। ओह शिट। मतलब वो जो कोई भी था छतू से उन पर नजर रख रहा था। उसे टेंशन ये नहीं थी कि उसका रूप न सबके सामने आ जाए। उसे टेंशन ये थी कि नूर को ना देख लिया हो उससे। चारों तरफ नसें घुमाते उससे कलाई में बंदी घड़ी के पिछले हिस्से को खोलकर वहां से जानू वहां एक डिवाइस निकाला और उसे कान पर सेट करते एक्टिव किया। दूसरी तरफ आरिफ से कांटेक्ट होते ही उसकी आवाज़ गूंजी। हेलो अलिफ, हैरियत। तुमने उस बहरूपे फकीर की वीडियो आलिम को दिखाई? आरिफ। उसके सवालों को नज़रअंदाज करते उससे जल्दी से पूछा। हाँ दिखाई। क्यों हैरियत, सब ठीक है? आरिफ ने सामने पपी के साथ खेलती हूर को देखकर सरगोशी से पूछा। सब हैरियत है, पर मुझे लगता है उन्होंने नूर को देख लिया है। मैंने पागल लड़की को कहा था 2 मिनट वेट करे। शदीद गुस्से से उसके दिमाग की रगें फूल चुकी थीं। क्या? आरिफ को धचका लगा। उससे लगा गलत सुन लिया है। तुम्हें मालूम है क्या कह रहे हो अलिफ? तुम्हें अंदाजा है
तुम्हारी इस चीज से हूर तुम्हारी तरफ मतवज्जा हो चुकी होगी, बेवकूफ इंसान। उसे टोका। आरिफ ने बेसाख्ता हूर की तरफ देखा, जो गर्दन मोड़े परेशान से उसे देख रही थी। क्या हुआ आरिफ भाई अलिफ को? उसे लगा दाऊद की बात कर रहा है और आरिफ उसे उड़े आवाज से कर हकीकत में सटपटा गया। दूसरी तरफ अलिफ ने उसे जवाब दिए बगैर डिवाइस घड़ी में अपनी मखसूस जगह पर सेट किया, जिससे उसकी सुइयां भागने लगी। हूर, मैं सोच रहा था तुम आलम से कॉल पे बात कर लो। क्या ख्याल है? आरिफ की बात पर हुरुलैन के चेहरे के हदो हाल में सुर्खियां फैल गई और उसके सटपटाए अंदाज पर बामुश्किल अपना कहका दबाने लगा। वो मैंने अभी तो उनसे बात की थी। उससे पपी को नीचे छोड़कर उंगलियां मरोड़ी। उसका मासूमियत से नर्वस होना आरिफ को बहुत भाया। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम कह देना तुम बोर हो रही थी बस। तुम्हारे इंटरटेनमेंट के लिए कोई यहाँ चीज मौजूद नहीं। वो समझाने लगा। हुरुलैन ने गहरा सांस भरा, खुद में हौसला पैदा करने के लिए। उसकी हामी पाते ही आरिफ ने आलम को कॉल की और उसे कान में ब्लूटूथ सेट किए। ये क्या है? हूर ब्लूटूथ को छूकर महसूस करती उसकी बनावट पूछने लगी। ये ब्लूटूथ है जिससे तुम्हें आलिम की आवाज़ सुनाई देगी, और अब तुम उससे बात करना, ओके? वो गाल थपथपा कर चला गया। बोलो आरिफ, एन की तबीयत ठीक है? कान में उसकी भारी दिलकश मगर फिक्रमंद आवाज़ गूंजने पर हुरुलैन के हाथों के तोते उड़ गए। आलम इस वक्त ऑफिस में मौजूद ब्लैक शीशे की टेबल पर रखी लड़कियों की तस्वीरें देख रहा था, जो तादाद में 125 थी, मुख्तलिफ जगहों से अगवा होने वाली। सामने ही उसका आदमी हाथ बांधे खड़ा था और आलम एक हाथ में सगार थामे दूसरी तस्वीरें उलट पुलट रहा था। ब्लूटूथ से मध्यम सांसों का रक्स सुनते वो मुस्कुराया। तबीयत कैसी है मेरे बच्चे की? वो बराह रास्त उससे मुखातिब हुआ था, हाथ के इशारे से अपने आदमी को जाने का कहा। मैं अकेली बैठी हूँ, बोर हो रही थी। यहाँ मेरे इंटरटेनमेंट की कोई चीज़ मौजूद नहीं। ब्लश करते हुए बदहवास सी फूली सांसों के दरमियान बोली। आलम ने सुनकर हंकारा भरा। गहरा सांस भरकर खारिज करो। उससे जैसे हुक्म दिया। वह हूर पहले चौंकी फिर अमल किया। वो उसकी सांसें सुनता मुस्कुरा रहा था। फिजा में धुआं और उसकी मखसूस कलोन की खुशबू ने सहरदारी किया हुआ था। कर लिया। फिर से करो। उससे फिर गहरा सांस भरा और सांस खारिज की। वो रिलैक्स सी मुस्कुराई। आलम, ये इंटरटेनमेंट की क्या मायने हैं? वो सोफे पर पाँव पसारे अब नर्विस की जगह रिलैक्स सी बैठी पूछने लगी। फजूलियत। वो आरिफ के बताने पर गुस्सा दबाए बोला। ओह, फिर मेरे लिए क्यों फजूलियत का बंदोबस्त करेंगे? ये आरिफ भाई भी ना अजीब हैं। नाक चढ़ाकर वो कहती आरिफ का दिया हुआ ऑरेंज जूस पीने लगी। ये फजूल लोग तुम्हें फजूलियत ही सिखाएंगे। तुम इनकी सोच से दूर रहा करो एन। नरम लहजे में वो बोला। हुरुलैन ने सर हिलाया। आप कब तक आएंगे? उसके सवाल ने आलम के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान छोड़ दी। एक दो जरूरी काम है, निपटा कर आ रहा हूँ। लंच साथ करेंगे। और मुझे इमचल निमकी भी खिलाएंगे? खुशी से चहकते उसने गालों पर हथेलियां टिकाई। सिर्फ 2 स्पून, ओके? वो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे की सुर्खी कायम रखने के लिए राजी हुआ। एक प्लेट आलम, एक माह हो गया है। आप सिर्फ कड़वी दुआएं खिलाते हैं। कभी ऐसी खट्टी चीजें भी खिलाएं ताकि इंसान खुश रह सके, और मेरा मासूम पेट भी आपको दुआएं देगा। वो मुंह बसोरे बोली। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता है। ओके, आकर डिसाइड करते हैं मेरी विच को क्या खाना है। वो मुस्कुराई। अच्छा, अब आरिफ को पुकारो और उससे कहो मुझसे बात करे। शाबाश, हरी अप। वो सर हिलाती आरिफ को पुकारने लगी, जो ऑफिस से भागकर वहां पहुंचा और उसकी गाल थपथपाकर ब्लूटूथ कान से निकाला। आलम ने 125 लड़कियों की तस्वीरों का डेटा देखा और बाकी की 25 की कोई खबर नहीं थी। ये बात उसे तहश हिला रही थी। 25 का डेटा मेरे पास है आलम, पर ना कोई तस्वीर है ना सबूत। ये वो लड़कियां हैं जो खाई देखकर भी शौक से छलांग लगाती हैं। ये भागी हुई लड़कियां हैं जो गलत हाथों में आ जाती हैं, और इनके माँ बाप रुसवाई की वजह से बेटी के सबूत ही मिटा देते हैं कि इनके पास कोई बेटी भी पैदा हुई थी। सामने रखे लैपटॉप पर तेज से उंगलियां चलाता वो आलम को बताने लगा। सामने दूसरी स्क्रीन पर लाउंज का मंजर था, जहां हुरुलैन उठकर बाहर को बढ़ रही थी। सबका डेटा भेजो मुझे और मालूम करो ये कहाँ है। आलम, मुझे यकीन है ये गैंग के पास ही से मिलेंगी। आरिफ ने खुफिया तरीके से सारा डेटा आलम को भेजने कहा। नहीं आरिफ, यहाँ कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। बहरहाल तुम एन का ख्याल रखो और अपनी बकवास इंग्लिश से उसे दूर रखो, समझे? रिलैक्स अंदाज से बात करने के आखिर में वो उससे सिधाड़ा उठा। एक पल को आरिफ सटपटा गया। सॉरी, वो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। उससे मासत हुआ लहजा अपनाया। सगार का कश लेते आलम ने नजरें लैपटॉप पर टिकाई। हम्म
ये सब मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि तुम सब सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन का काम सर अंजाम दोगे, आरिफ उसे हर्ट करने का नहीं। जी चशम जहरान रूस का गैंगस्टर जो 20 से मिलकर उससे हाथ मिलाना चाहता था। से आपकी मीटिंग है आज। आज नहीं। 2 लफ्ज की अदायगी के बाद सकूत छा गया। आरिफ ने गहरा सांस भरते मुस्कुराकर चेयर की पुश से टेक लगा लिया। मुझे नहीं लगता तुम आजकल उस गुंडे के रंग क्यों दिखा रहे हो दाद। मैं जानती हूँ तुम ये सब मुझे डराने के लिए कर रहे हो, पर मैं तुम्हें बताऊं, तुम इंतहाई गिर रहे हो मेरी नजरों में। उसकी गाड़ी में आकर बैठने पर नूर ने अपनी भड़ास निकाली। जोलिफ ने खामोशी से सुनी। उसके दिमाग में एक जंग चल रही थी। बेहतर था वो इस वक्त उसे न छेड़ती। तुम्हारे पास 30 मिनट होंगे नूर, 20 से मिलकर वापस चलना है ताकि मैं ऑफिस जा सकूं। अब्बू की कॉल्स आ रही हैं। उसके सपाट सर्द लहजे पर पहले तो नूर ने घूर हुआ, फिर आजकल का वायरस समझकर खामोश रह गई। 20 से मिलती वो घर में अंदर आई और लाउंज में रखे सोफे पर बैठे। सेटिंग वही थी जो उसके माँ बाप ने बहुत मोहब्बत से की थी। कैसी हो? उसके उतरे चेहरे सुर्ख सूजे पपोटे देखकर ठटकी। ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, अपनों के पास महफूज हूँ। वो तल्ख तनसिया बोली। बेलब भींच कर उसकी स्याह आंखों की नमी देखकर सर पर बोसा देती थपथपाने लगी। घर में सब ठीक है बेटा? बेगम साहिबा, भाई साहब और बुरहान, उसकी दुल्हन कैसी है? उन्होंने खामोश बैठे दाद की तरफ रुख किया, जिस पर नूर ने भी दाद को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, भाभी भी ठीक है और उनकी बेगम भी। तुम दोनों की रुखसती कब हो रही है? इसी माह होनी थी ना? इस सवाल पर जहाँ सुर्ख होती नूर सटपटाई थी, वहीं दाद दिल से खुश हुआ था। जी जी इंशाल्लाह इसी माह हो रही है। वो खुश होता शरीर नसों से नूर को देखता भारी आवाज में जवाब देने लगा। नूर का चेहरा उसकी लो देती नजरों से मुतखैर हो रहा था। मैं कुछ लाती हूँ तुम्हारे लिए, वो कहकर दुपट्टा दुरुस्त करती उठी। नहीं इसकी जरूरत नहीं, तुम 20 से मिल लो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। कोट का बटन बंद करते वो उठ खड़ा हुआ। नूर ने शौक अंदाज में अबरू उठाए और दाद को देखा। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है दाद कि मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ? वो तड़क कर चिल्लाई। दाद ने दांत पीसे, जबड़े की रगें फूल उठी। बी आप इसे समझाएं, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। उस पर एक नागवार नजर डालते वो बीच से कहता मुड़ा। नूर गुस्से से बिलबिला उठी और भागकर उसका बाजू पकड़ते झटका दिया। भी कुछ नहीं कहेंगी दाद, मैं नहीं चल रही, नहीं बस आज रात मैं यही हूँ और तुम लोगों की परछाई भी आसपास नहीं जाती। चीखती वो रोती हुई रूम की तरफ भाग गई। रात से वो अपने अंदर घुटन महसूस कर रही थी। ताई की बातों ने उसके अंदर तोड़फोड़ मचा दी थी। भले ही उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर एक बेटी से पूछा जाए कि उस पर क्या बीतती है जब कोई उसके मरे माँ बाप पर बुरे इल्जामात लगाए, उन्हें गंदे अल्फाज में याद करके बददुआएं दे। वो चाहती थी यहाँ से दूर चली जाए, उन सब की पहुंच से, पर अकेली कैसे जा सकती थी अपनी बहन को छोड़कर। क्या हुआ है दाद? ये सब क्या हो रहा है? बेगम साहिबा ने कुछ कहा है नूर से? हाय मेरी बच्ची नूर। भी होश में आती तड़प कर उसके पीछे भागी। कुछ नहीं हुआ है, दिमाग खराब है इसका। आप यहाँ ठहरे, मुझे बात करनी है उससे। वो बीच से कहता दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। नूर दरवाजा लॉक करते वो उसे खिड़की से भागने की कोशिश में देखकर धाड़ा। मुझे नहीं रहना, सुना नहीं तुमने? मरना चाहती हूँ मैं, नहीं जीना, मुझे जहर हो गई है जिंदगी। दाऊद अलिफ अलवी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो। वो फूट फूट कर रोती है, हंसियानी अंदाज में उसे सामने पाकर चीखें मार रही थी। क्यों नहीं मरी मैं? मामा पापा के साथ मुझे नहीं जीना, समझे? हमें आजाद कर दो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। तुम मेरे दोस्त हो, क्यों नहीं समझते मेरे दिल की हालत? हलक में बड़ी हराशों से वो सिसकती हाथ जोड़े नीचे बैठती चली गई। दाद की आंखें सुर्ख अंगार होने लगी। चेहरा सुर्ख था और मुठियां भींची हुई। नूर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आओ चलें डॉक्टर के पास। शाबाश मेरी बोनी। सब कुछ नजरअंदाज करते लब कुशाई की और कदम उसकी समेत बढ़ाए। वहीं रुको दाद। झपट कर करीब स्टडी टेबल से पेन उठाकर उसकी नोक अपनी गर्दन पर रखी। दाद के कदम थम गए, चेहरे पर साए लहराए। क्या पागलपन है नूरुलैन, फेंको इसे पागल लड़की। उसका चेहरा सफेद हो गया। भी पीछे दरवाजा खटखटा रही थी, होल उठ रहे थे उन्हें। नहीं फेंकूंगी, समझे? दफा हो मेरी नजरों से। बेदर्दी से बहती आंखें रगड़कर सिसकी। अगर मैं कहूँ तुम्हारी माँ? शट अप नूर। मुराकर वो उस पर झपटा और अगले ही पल हाथ से पेन छीनने की कोशिश में दोनों उलझ गए और नतीजा पेन का नोकदार मुंह दांत की गर्दन पर लकीर डाल गया कि मुंह से सी की आवाज निकली। दा दांत।
नूर के हाथ पैर सुन पड़ गए और उससे होफ से उसकी गर्दन से खून की लकीर उसे गिरबान में जाती देखी। दांत ने उसके उड़े हवास देख पेन पीछे फेंका और उसे खींचकर सीने में भींचा। खून, द- दांत, खून। बदहवासी के आलम में वो बड़बड़ाई। कुछ नहीं है, टेक इट इजी। उसके आंसू साफ करते वो उसे बेड पर बैठा था। दरवाज़ा खोलने लगा। बी, आप इसके पास बैठे, मैं पानी लाता हूँ नूर के लिए। दरवाज़ा खोलते रोती हुई बी अंदर दाखिल हुई और बेड पर साकित बैठी नूर की जानिब लपकी। नूर, मेरी मासूम बच्ची। उन्होंने सिसकते उसके वजूद को अपनी आगोश में भरा, पर उसे होश कहाँ था। अगर वो अपने हाथ में पेन की गिरफ्त नरम ना करती तो ज़रूर दांत की गर्दन में चुप जाती और फिर क्या होता। नूर, पानी। अंदर आते ही खामोश पी के सीने से लगी नूर के मुंह से पानी लगाया, पर उससे अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उस मनहूस होटल के पेपर तो मिल गए हैं तुम लोगों को, फिर अगर ये नहीं रहना चाहती तो छोड़ क्यों नहीं देते इसे। जी खड़ा करके बी उसकी हालत देखती बोली। दांत जो लब भींचे नूर को देख रहा था शशर होकर बी को देखने लगा, जिन्होंने भीगी नजरें नूर पर टिका दी। ये क्या कह रही हैं आप? बेयकीनी ही बेयकीनी थी। ठीक कह रही हैं बी, रेस्टोरेंट के पेपर मिल गए तुम्हारे लालची बाप को, अब मुझे आज़ाद कर दो दाऊद अलिफ। वो उठकर उसकी आंखों में आंखें डाले हुर्राई। दाद ने गहरा सांस भरा और सर्द नजरों से नूरुलैन की आंखों में देखा, जिसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके देखने के अंदाज पर वह हरासा होती हलक तर करने लगी। चलो। दरवाजे के समेत इशारा देते वो बोला, तो लहजों में चट्टानों जैसी सख्ती थी, बर्फीला लहजा जो रूह कांप जाए। बीबी हैरान होती उसके अंदाज को देखने लगी। मैंने कहा ना मैं नहीं चल रही, फिर किस बात की जबरदस्ती है। वो लरसने लगी कि उसका जुमला मुकम्मल होते ही अलिफ ने उसकी कलाई जकड़ी। बहुत हो गया तमाशा। वो राकर कहते वो उसे घसीट कर वहां से ले गया। छोड़ो मुझे दांत, नहीं चलना, सिर्फ दर्द देते हैं मुझे। मैं इंसान हूँ, तुम अपने माँ बाप के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं कैसे सुन सकती हूँ। रोते हुए वो गिड़गिड़ाई। बीबी रोती हुई उनके पीछे आई। दाद, बच्ची को एक रात तो मेरे पास छोड़ दो बेटा। उन्होंने इल्तिजा की, पर दाद कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकता था, वो भी अपनी बोनी पर। क्या होरोलैन की वो हालत भूल गया था जो अपनी मासूम सी जान पर इतने तशद्दुद बर्दाश्त करे। हम फिर कभी आएंगे भी, आप अपना ख्याल रखें। इसकी परवाह मत करें, मैं हूं ना अपनी बोनी के लिए। उसका सर सीने से लगाते हुए मुस्कुरा कर भी से बोला। वो गाड़ी का डोर खोलकर उसे फ्रंट सीट पर जबरदस्ती बिठाया, जो सिसकती बैठ गई। वहां से निकलते वो घुटी घुटी सिसकियां ले रही थी और अलवे विला पहुंचते ही वो गाड़ी से निकलती सीधा भागकर सीढ़ियां चढ़ती अपने रूम में लॉक हो गई। ना रस्म ना रिवाज, हम क्या आए। सास साहिबा को चढ़ गया बुखार। शेर खान ने सुनते ही मुस्कुराहट दबाई। क्या हुआ है। गुनगुनाती उंगली में की रिंग घुमाती मुस्कान डाइनिंग टेबल से उठकर उसके पास आई। कुछ नहीं, नाराज है। कहते उससे लब भींच लिए। फिर की होगी कोई बदतमीजी। उसकी गर्दन को देखते वो बबल मुंह में डालती बोली। दांत ने घूर कर उसे देखा। हमेशा की तरह लापरवाह अंदाज सा, सुनहरी बालों की पोनीटेल बनाए, गले में स्कार्फ, मेहरून लॉन्ग शर्ट, ब्लू जीन्स पर नाजुक सुर्ख सफेद पाँव में नफीस से मेहरून हील, लबों पर हल्का सा मेहरून रंग चढ़ाए वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। लंबे नाखून आज भी मुख्तलिफ रंगों की चादर ओढ़े हुए थे। मैं तुम्हें शक्ल से ऐसा लगता हूँ भाभी साहिबा? चल कर वो बोला। नहीं देवर साहब, तुम तो इससे भी गिरे हुए लगते हो। शरारत से कहती वो सुनहरी आंखों पर स्याह ग्लासेस पहने वहां से जाने लगी। कहाँ जा रही हो? वो पलटकर उसके पीछे लंबे डाक भरता आया। इस्लामाबाद। मोबाइल उसकी जानिब फेंकते बोली। दांत ने घूर कर देखा उसे और फिर नजरें मोबाइल पर टिकाई। कहाँ जा रही हो? वो पलटकर उसके पीछे लंबे डग भरता आया। इस्लामाबाद। मोबाइल उसकी जानिब फेंकते बोली। दांत ने घूर कर देखा उसे और फिर नजरें मोबाइल पर टिकाई। आरिफ का पैगाम पढ़ते हुए साहिल आ गया और मोबाइल उसी गोद में फेंका जो अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। अरे पागल है क्या? आज तुम्हारी शादी की पहली सुबह है, नॉनसेंस। गाड़ी की डोर पर बांसुर रखते हुए चिढ़ाकर बोला। गालवन, तुम्हारा भाई शादी की पहली सुबह अपनी ड्यूटी पर चला गया है तो मैं क्यों पीछे रहूं। मुस्कान ने भी चलकर अबरू उठाई। हम्म। दाद ने अफसोस से साहिल आया। वैसे सुबह भाई का चेहरा क्यों सुर्ख था? शरारत से पूछता। गर्दन पर होती जलन को इग्नोर करने लगा। मुस्कान ने ग्लासेस ऊपर किए और गहरा सांस भरकर स्टीयरिंग पर हाथ रख के कुछ सोच रही हूँ। लाजमी है, सिर्फ लड़की ही शर्माए, जमाना बदल गया है देवर साहब।
अपनी सोच बदलो, कहकर उससे आंखों पर ग्लासेस डाले और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहां से निकलती चली गई। दाद हंस पड़ा। नजरें यूं ही उठाई तो बैल्कनी में सामने ही रोए हुए चेहरे के साथ नूर को पाया। वो कहना चाहती थी कि क्यों सारी पाबंदियां मेरे लिए, क्यों अपनी भाभी को नहीं रोका यूं शादी की सुबह जाने से। पर लबों पर कुफल लगाए नफरत भरी नजर सामने उखड़े, उस वजूद पर डालकर अंदर चली गई। दाद नफी में सह हिलाता रह गया। मुझे ऐसा लगता है तुम ये सब रुखसती के लिए कर रही हो। अगर शाम तक तुम्हारा मूड सही ना हुआ तो सुबह तुम मेरे रूम से निकलोगी। शर्माई हुई। उससे टेक्स्ट टाइप किया और नूरुलैन के मोबाइल पर सेंड कर दिया। गाड़ी में बैठते उससे कमाल साहब की कॉल पिक की और वहां से निकलता चला गया।